चलिए। हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर से अपना क्लास लेके आ गए हैं। अभी 2 दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था, किसी कारणवश कहीं कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इसके कारण क्लास नहीं ले पाए थे। तो करते हैं फिर आज क्लास अच्छे से कवर करेंगे 2 दिन का जो पढ़ाई हुआ है उसको, जो छूटा है आप लोग का। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने जो छठी की क्लास होने वाली थी। ठीक है, वैसे तो आज टेस्ट होने वाला था, जितना भी 1 हफ्ते में क्लास हुई है उसका, पर अभी आज क्लास कर लेते हैं क्योंकि क्लास नहीं हो पाई है। टेस्ट का फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए, बस शेयर कर दीजिएगा आप लोग। आज थोड़ा लंबा क्लास लेते हैं। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे, और वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग प्रीलिम्स में बहुत अच्छे पढ़े हैं वो, ठीक है। सब लोग सब चीज़ को पढ़े, जितना सिलेबस में है आप सारे सिलेबस को एक बार पढ़े हुए हो। बस अब आपको क्या सीखना है, क्या ध्यान देना है, रिटन प्रैक्टिस करना है उसका, मतलब उसको राइटिंग स्किल आपके में लाना है कि कैसे लिखे उस चीज़ को। आप जानते हैं हर चीज़ को हो, ऑब्जेक्टिव में हर चीज़ को सॉल्व करे हो, बस आप क्या नहीं किए हो, उसको लिख कर नहीं देखे हो। अब वही प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे कि लिखना कैसे, वही सिखाएंगे। अभी जानते सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा आपको कंटेंट प्रोवाइड करना कि कैसे लिखेंगे, उस टाइप से आपको कंटेंट देना, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लीजिए अगर नोट्स साथ साथ बनाने जाना है, और या फिर आप क्लास के बाद बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे हमारा पेपर 6, ठीक है। पेपर 6 का पार्ट 3 जो छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य है, इसको आप लोग पूरा, इसका जो भी सिलेबस है अभी डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे सिलेबस का भी, फिर इसका क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो भी सिलेबस है ना, आप लोग सारी चीज़ें पढ़े हो ना, बार बार बोलो प्रीलिम्स वाले, ठीक है। बस उसको मेंस में अब लिखने का स्किल डेवलप करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे तो उसको लिखना कैसे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो उसी पे आज मेन हम लोग का फोकस रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, चलेगा। तो देखते हैं, तो जो पेपर 6 का पार्ट 3 है 75 नंबर का आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ करके, ठीक है। भाग 3 है, फिर बोलूँगा भाग 3 मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन बनना है इससे, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट कर पाएँ, चलेगा। तो फिर नोट्स आप लोग को बनाना पड़ेगा ना, इसी से ध्यान दीजिएगा। नोट्स बनाने के लिए जो प्रीलिम्स वाले होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम, वो आपके पास जो भी बुक होगा उसको निकाल लो, उसे मिला लोगे और टिक मारते जाना, उसी से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मेंस वाले को, जिनको मेंस देना है, आज नहीं देना तो अगले साल देना है, लेकिन मेंस देना है, वो मोस्ट है कि नोट्स बनाइएगा ही। नोट्स बनाओगे तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप वहाँ पे लिखते जाओगे, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में जैसा आंसर लिखना उस फॉर्मेट में अभी क्लास का भी नोट्स रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपको लिखने का एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर जब आपको उसमें कराएंगे आपका आंसर राइटिंग पेज में, तो इसी से आप लिखेंगे फिर इसमें खोज खोज के, और आपको एक बार प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाना जरूरी है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं क्या है हमारा सिलेबस, फिर आगे क्लास करेंगे। तो देखिए भाग 3 है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कितने भाग में बटा है। तो इसको भी हम लोग देखें, सबसे पहले है आपका जनजाति, ठीक है, जनजाति के बारे में पढ़ना है पूरा। दूसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ की लोक कला, ठीक है, फोक आर्ट एंड छत्तीसगढ़ ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर आपका तीसरा पार्ट है इसका छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, ठीक है। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो देखिए जनजाति में पढ़ना क्या है इसको समझते हैं। तो सामाजिक संगठन है, ठीक है। सामाजिक संगठन आप लोग क्या समझते हो, क्या चीज़ इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर वो जैसे उन लोग घोटुल वोटुल हो गया, घुमकुरिया हो गया, उराव जनजाति के लोग घुमकुरिया बना कर रहते हैं, ठीक है। इन सब पे डिटेल बात करेंगे, ठीक है। और समझेंगे, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को हम लोग पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत आता है आपका विवाह, परिवार देखेंगे, ठीक है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल विवाह, ठीक है, संयुक्त परिवार, और आपका विस्तृत परिवार, सारे पूछते हैं ना, उसी पैटर्न में देखेंगे जैसे मेंस में क्वेश्चन बनता है। फिर देखेंगे गोत्र क्या होता है, युवा समूह क्या होता है, फिर जनजाति विकास देखेंगे, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट, फिर उसका हिस्ट्री देखेंगे, कार्यक्रम और नीतियाँ देखेंगे, फिर संवैधानिक व्यवस्था, क्या क्या जनजातियों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद संविधान में व्यवस्था किए गए हैं, कैसे किसी जाति को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देता है, या जनजाति का दर्जा कैसे मिलता है, राष्ट्रपति घोषित करता है ना, तो सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में देखेंगे, फिर अन्य जनजातियों के बारे में देखेंगे, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जनजाति, इन सब पे एक एक टॉपिक वाइज बात करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज आपका नोट्स बनेगा। क्लास डेली देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। ऐसा आपको क्लास कहीं भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, जो नोट्स आपको पूरा बनवाएं, ठीक है।
फिर आगे देखेंगे क्षत्रिय के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण, विशेष परंपराएं, इन पे बात करेंगे। ठीक है, फिर जनजातीय समस्याएं हो गए, पृथक्करण हो गया, आइसोलेशन, प्रवासन, पर संस्कृतिकरण। ठीक है, तो ये हम लोग जनजाति में इतना देखना है हमको। ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं प्रीलिम्स में, बार बार बोल रहा हूँ, आपको बस क्या सीखना है उस पर फोकस करिएगा। राइटिंग स्किल सीखना है, किसको लिखना कैसे है मेंस में, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। आगे देखते हैं क्षत्रिय की लोक कला। ठीक है, लोक साहित्य और लोक कलाकार के बारे में देखेंगे, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के बारे में देखेंगे। ठीक है, लोक कथा, लोक नाट्य, जनौला, हर एग्जाम में देखो अब जनौला पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चाहे व्यापम का एग्जाम हो चाहे पीएससी में 2 से 3 जनौला आ रहा है, सारी चीज़ को देखेंगे हम लोग। मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, इन सबको देखना है। फिर छत्तीस राज्य के साहित्य, संगीत, ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं, उक्त क्षेत्रों में छत्तीस शासन द्वारा स्थापित सम्मान व पुरस्कार, तो ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे छत्तीस लोक कला के अंतर्गत। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, तो लोक संस्कृति के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मेले होते हैं, कब होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन जैसे बनते हैं मेंस में वैसे क्वेश्चन आपको कराएंगे पूरा, और मेंस आंसर राइटिंग में भी जब ये चलेगा तो उसमें भी प्रैक्टिस दोबारा होगा। आप अभी एक बार क्लास पढ़ लीजिए, फिर मेंस आंसर राइटिंग में आपका एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। तो एक बार नोट्स अभी बना लीजिए, एक बार मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन फॉर्म में बना लीजिएगा, परफेक्ट तैयारी आपको हो जाएगा 75 नंबर का। ठीक है, और अप्लाइड साइंस का जिन लोग नहीं लिख रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, अप्लाइड साइंस का आपका मेंस आंसर राइटिंग बैच में चल रहा है, तो उसको लिखिए डेली। जो आपको पीडीएफ में पूरा मॉडर्न आंसर दे रहे हैं, जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे मॉडर्न आंसर आपको देते हैं, तो उसको लिखिएगा। ठीक है, डेली नोट्स बनाए, बाद में मत मांगिएगा नोट्स चाहिए सर करके, उसको अभी ही बनाना है आपको। ठीक है, चलेगा। तो छत्तीस राज्य के प्रमुख मेले देखेंगे, पर्व त्यौहार देखेंगे, राज्य के पुरातात्विक संरक्षित स्मारक देखेंगे, स्थल देखेंगे, उत्खनिक स्थल देखेंगे। ठीक है, चिन्हांकित पर्यटन स्थल देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, अभ्यारण्य और बस्तर के जलप्रपात देखेंगे, गुफाएं देखेंगे, बस्तर के प्रमुख संत। जानते सब चीज़ है। फिर सीधा बात पे आते हैं, मुद्दे पे सीधा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग पूरा इसको तोड़ तोड़ के। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। नोट्स जिनको बनाना होगा निकाल लीजिएगा आप। चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग समझते देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग जनजाति पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, इसी को पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, लगभग 5-6 क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर दे आपका पेपर 6 का सामाजिक परिदृश्य को। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, डेली पढ़ के आया करें। ठीक है, जो भी क्लास होना रहता है उससे पहले आप अपने पास जो भी बुक है उससे पढ़ लो, ताकि यहाँ देखो रिवाइज हो जाए आपका, और नोट्स बना लो फिर। चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग का पहला टॉपिक है सामाजिक संगठन। तो आप लोग बताइए सामाजिक संगठन किसको बोलते हैं, सोचिए थोड़ा सा। वो भी केवल सामाजिक संगठन नहीं ना, हम लोग जनजाति की बात करें तो हमको पूरा फोकस अपना रखना है जनजाति सामाजिक संगठन। तो क्या होता है उनका सामाजिक संगठन, तो चर्चा करिए, बताइए। आप लोग लाइव चैट का यूज़ किया करें, देख लीजिए लाइव चैट है। ठीक है, उसमें आप लोग को लिखना रहता है, लाइव चैट किया करें। ठीक है, तो देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। जानते हो कितना परसेंट आदिवासी, 30.62% है, तो आदिवासी बहुल राज्य है। ठीक है, मतलब यहाँ के मूल निवासी लोग क्या है, मेन आदिवासी हैं। अब आदिवासी उनकी क्या है, अलग संस्कृति होती है, अलग भाषाएं होती है, उनके अलग प्रकार के संस्कार चलते हैं। ठीक है, और इन लोग की एक खास विशेषता क्या होती है, इन लोग की, आदिवासी लोग की, तो ध्यान देंगे। इन लोग की खास विशेषता होती है, इन लोग सामूहिक जीवन जीना पसंद करते हैं, सामूहिक रूप से। वहीं से ये उत्पन्न होगा सामाजिक संगठन, हम लोग बेस समझ रहे हैं। इन लोग क्या करते हैं, सामूहिक जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा इसको ना। ठीक है, बाकी को आपको बताऊँगा, तो ध्यान सुने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल राज्य है, उनकी अलग संस्कृति है। ठीक है, उनके अलग भाषाएं, बोली है, संस्कार हैं, और इन लोग की एक खास विशेषता है कि इन लोग सामूहिक जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये लोग ना मतलब ऐसे होते हैं कि भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन लोग अकेले रहना नहीं पसंद करते, इन लोग हमेशा ग्रुप में रहेंगे, चाहे वो शिकार करने जाते हों, चाहे अपने आजीविका के लिए काम करते हों, सब चीज़ एक दूसरे से मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, और इन लोग ना एकदम परस्पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का मदद करते हैं। कोई ऐसा नहीं जैसे अभी आप उधारी लेते हो तो उसका ब्याज देना पड़ता है, ऐसा उन लोगों का कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। आप जिसका भी ज़रूरत महसूस होता था सब लोग मिलकर उसका मदद कर देते हैं।
ठीक है, और जब उसके बाद वापस आ जाता है सबको वापस दे देता है। ऐसे होते हैं आदिवासी लोग, ठीक है। तो उन्हीं लोग क्या करते हैं, एक संगठन बना के रहना स्टार्ट करके, उनका जो ग्रुप बना के रहते थे उन लोग, वही ग्रुप धीरे धीरे क्या क्या सामाजिक संगठन का। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं ना, सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन, और जैसे आपका घोटुल हो गया, घूमकर, ये सारे संगठन में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सामाजिक संगठन के बारे में। समझ में आया सामाजिक संगठन क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जिससे क्वेश्चन बढ़िया बनता है, उसको भी आप लोग, आपका होमवर्क दे रहा हूँ ना, होमवर्क आपको किया करे। उस पिछले क्लास में भी दिया तो कोई नहीं भेजे थे, तो आप लोग नहीं भेजोगे तो हम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। तो आप लोग का होमवर्क है 30 शब्दों में, मात्र 30 शब्दों में लिख के भेजिएगा, अपने हिसाब से लिख के भेजिएगा। देखते हैं आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ के आ रहे हो नहीं, अपने बुक से भी पढ़ लीजिए, उससे बना के लिखिएगा, लेकिन सबको ही भेजिएगा भी। जैसी क्लास खत्म हो उसके बाद क्या भेजना है आपका, सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन। सामाजिक जनजाति ना, जनजाति सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, 30 शब्दों में आपको लिखना है। जो मैं समझाया उसी को लिख दोगे उतना ही पर्याप्त है, ठीक है। जनजाति सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, 30 शब्दों में आप लिख के ग्रुप में डालेंगे अपने, ठीक है। मेंस आंसर में डाल देंगे, या फिर आपका प्रीलिम्स वाला बैच में, या लाइव क्लास वाले बैच में, किसी भी में डाल दीजिएगा, जिस ग्रुप में आपको डालना हो, ठीक है। लेकिन डाल दीजिएगा, ठीक है, सब लोग डालिएगा, देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। चलेगा, अब अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा विवाह। तो देखेंगे विवाह क्या होता है, प्रीलिम्स में पढ़े हो। ये विवाह होता है, इसको ये बोलते हैं, इनमें जाति में होता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमको लिखना पड़ेगा, 30 शब्दों में आता है तो, या जितना बड़ा क्वेश्चन उस पैटर्न में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विवाह क्या होता है। तो क्वेश्चन नोट्स फॉर्म में है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो पहले समझ लीजिए विवाह क्या होता है। एक स्त्री पुरुष, ठीक है, एक दूसरे के सहयोग के लिए, परिवार और समाज के विकास के लिए विवाह करते हैं। इस जैसे संस्था का जन्म हुआ विवाह के लिए, ठीक है, उनका एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, परिवार समाज के स्थायी विकास के लिए, ठीक है। तो इसको नोट्स फॉर्म में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, लिखने के लिए कंटेंट मिलेगा। तो क्या लिखना है आपको, विवाह क्या होता है आएगा तो, जनजातीय समाज द्वारा स्त्री पुरुष की एक दूसरे के सहयोग एवं परिवार एवं समाज के विकास, स्थायी विकास हेतु विवाह संबंधित संस्था का जन्म हुआ है। स्थायी विकास करने के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए, स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोग के लिए, ये विवाह नामक जो संस्कार है इसका क्या हुआ, जन्म हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव के इस संसार को उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विवाह का निर्माण हुआ है। तो जब हमारा ये जीवन चल रहा है, इसको आगे बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है, तो उसके लिए तो विवाह करना जरूरी रहेगा, ठीक है। तो वही बोला, ये मानव के इस संसार को उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्था का निर्माण हुआ है। जनजातियों में एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। इस सारे को अभी डिटेल में देखेंगे, पूछता है कि बहुविवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या जनजाति में होने वाले विवाह के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ऐसे का क्वेश्चन बनता है। ये सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जब मेंस आंसर में ये बैच चले, कुछ सब्जेक्ट चलेगा, तो अभी आपको इसी फॉर्म में नोट्स बना के तैयार करके रखना है आपको, ठीक है। चलेगा, तो ये देख लिए। आगे देखते हैं। अलग अलग मानव शास्त्री व समाज शास्त्रियों ने विवाह को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे परिभाषित किया, क्योंकि परिभाषा भी आपको लिखने से नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर मुखर्जी के अनुसार। तो जो आर मुखर्जी जी हैं वो क्या बोले, विवाह को कैसे परिभाषित किए हैं, इसको देखते हैं, चलेगा। तो क्या बोले हैं आर मुखर्जी जी, विवाह वह आधार है जो घर बसाता है। तो विवाह क्या है, विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन पोषण और आर्थिक सहकारिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, मुखर्जी ये क्या बोले, इसको याद रखना चाहिए, आपको रटाया होना रहना चाहिए। अब इसको लिख के नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, मेंस आंसर में जब करोगे तो और याद हो जाएगा। ताकि ऐसे चीज़ों को स्किप मत किया करें, ऐसे चीज़ों से ही आपका नंबर बढ़ता है। तो बता दीजिए आर मुखर्जी जी विवाह को कैसे परिभाषित किए। तो विवाह वह आधार है जो घर बसाता है, बच्चों के पालन पोषण, आर्थिक सहकारिता, सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है। ये होता है हमारा विवाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था है। एक स्वाभाविक से बोला है, ठीक है। हमको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाना है तो उसका एक ही रास्ता है, क्या है, विवाह,
ठीक है। तो स्त्री और पुरुष को अगर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एकमात्र संस्था क्या है, तो विवाह। ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि, ठीक है। तो ये होता है बोगार्डस के अनुसार, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार देखते हैं ये कैसे परिभाषित किया है विवाह को। विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्री के साथ होने वाली वह संस्था है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, ठीक है। कानून स्वीकार करता है, मैरिज सर्टिफिकेट देता है आपको, और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकार कर्तव्यों का समावेश होता है। जैसे ही विवाह होता है आपकी, जिससे शादी होगी, पत्नी का भी पूरा आपका हिस्सा में पूरा आपका उसका हक हो जाता है। फिर जैसे बच्चे आते जाते हैं, बच्चों का भी पूरा हक हो जाता है। तो वही बोला है, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेस्टरमार्क के अनुसार। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट, या फिर आप लोग क्लास होने के बाद एक बार फिर से प्ले करके रोक रोक के लिखा करें, ठीक है। चलेगा, जब बुक में मिल जाता है तो बुक पे टिक कर लिया करें। अब आगे देखते हैं, प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे एक विवाह क्या होता है, पूछता है इसको भी ना क्वेश्चन, ध्यान में दीजिएगा। एक विवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह जनजातियों में प्रचलित एकल विवाह, बहु विवाह दोनों एक साथ पूछता है। एक विवाह या बहु विवाह को समझे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक विवाह पूछेगा तो एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह, जनजातियों में पत्नी की मृत्यु के पश्चात। देखो, एक पुरुष का एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता है, उसको एक विवाह कहते हैं। लेकिन अगर पत्नी की मृत्यु के पश्चात पत्नी की बहन अर्थात साली से विवाह का प्रचलन भी है इनके में है, ठीक है। तो उसको भी मान्य है कि अगर जिसकी पत्नी खत्म हो जाती है तो क्या कहता है, वह जो पुरुष रहता है वो अपनी पत्नी की जो बहन होती है या अर्थात तो अपनी साली से शादी करता है, ठीक है। अभी भी चलता है ये, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर पति की मृत्यु हो जाते हैं, पति की मृत्यु के बाद स्त्री अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह करती हैं। तो ये दोनों चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो एकल विवाह में आप लिख सकते हैं। चलेगा, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा बहुविवाह। बहुविवाह से आप क्या समझते हैं, तो बहुविवाह को भी कई प्रकारों में बांटे हैं, तो बांट के पढ़ते हैं। बहुपत्नी विवाह, ठीक है। पहला हमारा बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह किया जाना, ठीक है। बहुपत्नी मतलब पत्नी ज़्यादा होगी, तो एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करना बहुपत्नी विवाह कहलाता है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना जी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नोट्स अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छा होगा, एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। और क्लास खत्म होने के बाद फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हम लोग और बेहतर कुछ अच्छा आप लोग के बारे में सोच पाएँ, ठीक है। फीस आपका वही रहेगा और इसी फीस में हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की कोशिश कर पाएँ, ठीक है। तो जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसमें जो जानकारी मिलता है वो आपको मिल जाए। और बैच तो ज्वाइन कर लीजिएगा 160 वाला, जिसमें आपको प्रीलिम मेन सारी चीज़ें आपको ऑल टोटल तैयारी आपको मिल रहा है उसमें, ठीक है। चलेगा, तो एक देख लिया हम लोग बहुपत्नी विवाह। अब अगला देखते हैं हम लोग बहुपति विवाह क्या होता है। तो ये भी नाम से स्पष्ट है, बहुपति मतलब एक से ज़्यादा पति। तो इसमें कैसे परिभाषित करेंगे, एक स्त्री के साथ एक से अधिक पुरुषों का विवाह, तो बहुपति विवाह मतलब स्त्री एक रहेंगे और पुरुष एक से अधिक रहेंगे, ठीक है, तो उसको बहुपति विवाह बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, भातृ बहुपति विवाह। ये क्या होता है, तो एक स्त्री के साथ एक से अधिक सगे भाई मिलकर विवाह किया जाता है, तो उसको भातृ बहुपति विवाह बोलते हैं। मतलब कोई एक स्त्री है, उससे किसी घर में 3 भाई हैं तो तीनों भाई का शादी कर देते हैं, मतलब तीनों का, जैसे उसमें हुआ था महाभारत में, ठीक है। उसी प्रकार एक स्त्री का 3 लोग हैं तो तीनों भाई से शादी कर देंगे, तो ये कहलाता है भातृ बहुपत्नी विवाह, ठीक है। चलेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अभातृ, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, जो भातृ को समझ गए तो जब कोई स्त्री एक से अधिक ऐसे पुरुष के साथ विवाह करते जो आपस में सगे भाई नहीं हैं, सगे भाई रहेंगे तो भातृ बहुपति विवाह, सगे भाई नहीं है तो अभातृ बहुपति विवाह होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलेगा, अगला टाइप से देखते हैं समूह विवाह। सारी चीज़ें आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आपको नोट्स फॉर्म में करा रहे हैं, नहीं तो इसको आके ग्रीन बोर्ड में लेक्चर दे के चले जाते हैं एक एक लाइन में बोल के, तो आपके दिमाग में नहीं बसेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिख के देखेंगे, तब जाकर वो चीज़ आपको समझ में आएगा। चलेगा,
फिर अगला प्रकार देखते हैं समूह विवाह। तो समूह विवाह क्या होता है? एक से अधिक पुरुषों का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह समूह विवाह, मतलब वो कराते हैं ना, सरकार शादी करवाते हैं, 3 4 5 जोड़े, 10 जोड़े, 20 जोड़े एक साथ बैठे रहते हैं, एक साथ उनका एक पंडित शादी करवाता है सब, ठीक है, ऐसे करके इन लोग का शादी होते रहता है। तो उसी को बोलते हैं समूह विवाह। एक से अधिक पुरुषों का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह जो होता है उसको सामूहिक विवाह बोलते हैं, ठीक है, समूह विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने विवाह को समझ लिए, विवाह के प्रकार को देख लिए। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियों में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं। हमारा पूरा फोकस जनजातियों के लिए है ना, जो विवाह पर है जनजातियों के लिए पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित विवाह, इसको देखते हैं, ठीक है। आपको पहला टॉपिक ही चल रहा है ना विवाह का, आपका सिलेबस रखिएगा, सिलेबस निकाल के देखते जाइएगा। देखिए पैठुल विवाह सब लोग जानते हो कि पैठुल विवाह क्या होता है, ठीक है। पैठुल विवाह क्या, हठ विवाह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जब लड़की क्या करती है, किसी लड़के घर में ज़बरदस्ती चले जाती है और जब तक उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे, लड़के का एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, तब तक उसी घर में रहती है, वो वहाँ से नहीं हटती, इसको बोलते हैं हठ विवाह। ये इतना तो जानते, लेकिन उसको लिखना कैसे है, मेंस में कैसे लिखना है, उस पर फोकस करिएगा और देखिए कैसे लिखना है। फिर उसको देखेंगे पैठुल विवाह, ठीक है, लिखेंगे पैठुल विवाह। अघरिया जनजाति में इसे ढुकू बोलते हैं, ठीक है, ढुकू देख लीजिएगा, मिस्टेक है, ढुकू विवाह बोलते हैं। बैगा जनजाति में पैठू बोलते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगरिया जनजाति लोग इसी को पैठुल को ढुकू बोलते हैं, बैगा जनजाति लोग पैठू बोलते हैं ना, पैठू, ठीक है। बस्तर संभाग की जनजातियों में या ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है, बस्तर संभाग में इसवें कन्या होता क्या है, इसवें कन्या अपने पसंद के लड़के के घर घुस जाती है, जिसे लड़के की स्वीकृति पर परिवार के विरोध के बाद भी सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। इनको देखो समाज भी स्वीकृति दे देता है अगर कोई लड़की ऐसा कर देती है तो। कोरवा जनजाति में भी ढुकू विवाह का होता है, ठीक है। तो जाति कौन किन जाति में होता है, तो कोरवा, ठीक है, और आपका इधर है आपका अगरिया, ठीक है, लोहा गलाने का जो लोहा का काम करता अगरिया, ठीक है। फिर पैठू, बैगा में पैठू। तो ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, इतना आप लिख लेते हैं, 30 शब्द में चाहे 7 शब्द में पर्याप्त है, ठीक है। पैठुल विवाह। आगे देखते हैं अगला विवाह देखेंगे, लमसेना विवाह। आप सब लोग जानते हैं सेवा विवाह बोलते हैं बोल के, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस पर फोकस कीजिए, यही सीखने बैठे हम लोग, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाइएगा, लिख के देखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे लमसेना। लमसेना विवाह क्या होता है, यह सेवा विवाह का रूप है, ठीक है, सेवा विवाह का रूप है ये, तथा संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। तो जितने भी जनजाति इन लोग को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है कि आप लमसेना विवाह कर सकते हैं, ठीक है। इस विवाह में विवाह योग्य युवक को कन्या के घर जाकर 1 या 2 कभी इससे ज़्यादा समय तक अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देना होता है, मतलब वही सेवा करेगा, अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देगा। अपने भावी ससुराल में, मतलब होने वाला, भावी का मतलब होता है होने वाला, जैसे बोलते हैं भाई भाभी IAS, भाभी डिप्टी कलेक्टर हो भाई तो मतलब होने वाला आगे चल के। तो अपने भावी ससुराल में परिवार के सदस्य की तरह मेहनत करते हुए उसे कन्या के साथ पति की तरह रहने की स्वतंत्रता भी रहती है, ये भी याद रखिएगा। अब ये नहीं कि उसके घर चलेगा बस काम ही करवाना, उसको पति की तरह रहने की भी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। किंतु विवाह का निर्णय संतुष्टि के बाद ही लिया जाता है। बस्तर में इस तरह के विवाह कभी कभी या 1 या अधिक बच्चों के जन्म के बाद भी होता है, ठीक है। बस्तर में देखिए ये बड़ा गंभीर समस्या है, 1-2 बच्चे हो जाते, एक बच्चे हो जाते उसके बाद भी महिला क्या कर स्त्री जाके किसी घर में बैठ जाती है और उसी से शादी करूँगी बोल के, ठीक है, ऐसा होता है बस्तर में कभी कभी। इस तरह का विवाह पद्धति, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, लमसेना, तो कंवर जाति, गोंड जनजाति, भील, माड़िया, मुड़िया, बिंझवार, अगरिया में दोनों होता है ना, कोरवा आदि जनजातियों में अपनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, वनडे एग्जाम में भी इसको घुमा के पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा, गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, ठीक है, कंवर, गोंड, भील, मुड़िया, माड़िया, बिंझवार, अगरिया, कोरवा जनजाति आदि जनजातियों में अपनाया गया है। कंवर इसे धरजन बोलते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। कंवर जनजाति के लोग लमसेना विवाह को धरजन बोलते हैं, घरजन मतलब जो घर में रहेगा लमसेना आके सेवा करेगा, घरजन। और बिंझवार जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, घरजिया बोलते हैं, घरजिया, ठीक है। चलेगा अगला देखेंगे, ठीक है। तो अगला था हमारा गुरावट, ठीक है। तो गुरावट क्या विवाह क्या होता है इसको देखेंगे।
तो ये एक प्रचलित विवाह है, सभी लोग जानते हैं, आज भी ये समाज में उपलब्ध है ना गुरावट विवाह। आप लोग में कितने लोग के मम्मी पापा का विवाह गुरावट के रूप में हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आज भी ये प्रचलित चलता है, ये सारी जनजातियों के अलावा सारी जातियों में भी मौजूद है ना। ठीक है, चलेगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। यह एक प्रचलित विवाह पद्धति है जिसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है, विनिमय विवाह भी कहा जाता है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गैर जनजाति दोनों समूहों में अपनाया जाता है। यही चीज़ मैं आपको बोला कि गैर जनजाति में और जनजाति समूह दोनों में ये विनिमय विवाह गुरावट विवाह आज भी प्रचलित में है। इसमें अब ये होता क्या, इसको लिखना पड़ता है। इसमें दो परिवार या दो परिवारों के बीच दो विवाह एक साथ संपन्न होते हैं, जिसमें दोनों परिवार की लड़कियां एक दूसरे के लड़कों के लिए वधू के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब दो परिवार है, ठीक है, तो इसके यहाँ एक बेटी है एक बेटा है, इसके यहाँ एक बेटी एक बेटा है, तो इसका शादी इससे हो जाएगा, इसका शादी इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों परिवार के मध्य होता है, गुरावट विवाह बोलते हैं, विनिमय विवाह बोलते हैं। ठीक है, इसे बिरहारे जनजाति में गोलट विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, गोलट विवाह भी बोलते हैं, एक नया नाम भी है गोलट विवाह। चलिए अगला देखते हैं, भगेली विवाह। तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलेगा, तो लिखेंगे कैसे इसको देखते हैं। भगेली विवाह का प्रचलन गौड़ जनजाति में है। यह लड़के और लड़की की मर्जी से होता है। तो याद रखेंगे, जो भगेली विवाह होता है, जब लड़की लड़का दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको भागकर शादी करना है, तो जो भागकर शादी करते हैं इसी को भगेली विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, शब्दों का देखिए। भगेली विवाह का प्रचलन गौड़ जनजाति में है। यह लड़के और लड़की की मर्जी से होता है। लड़की के माँ बाप के राजी न होने की स्थिति में लड़की अपने घर से भागकर रात्रि में अपने प्रेमी के घर आ जाती है, जहाँ छपरी का उसका एक प्रथा चलती है ना, जहाँ छपरी के नीचे, मतलब जो घर की जो छानी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जिसको, जहाँ छपरी के नीचे आकर खड़ी हो जाती है लड़की ना, और लड़का एक लोटा पानी अपने घर के छप्पर पर डालता है, जिसका पानी लड़की अपने सिर पर झेलती है। तो जैसे छप्पर पर डालते है उससे नीचे खड़े जाती है, तो उसके सिर में आकर गिरेगा पानी, जिसका पानी लड़की अपने सिर पर झेलती है। इसके पश्चात लड़के की माँ उसे घर के अंदर ले जाती है। फिर गांव का मुखिया या प्रधान लड़की को अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है। फिर मुखिया का जिम्मेदारी हो जाता है लड़की को कि उसके घर वाले आके ज़बरदस्ती उसको ना लेके जाए करके। ठीक है, और लड़की के घर उसने भगेली होने की सूचना दे देता है। ठीक है, मुखिया फिर उसके सूचना दे देता है कि आपकी लड़की भगेली हो गई है, इनके यहाँ आके रह रही है। फिर रात्रि में मड़वा गाड़कर भांवर कराया जाता है। अक्सर लड़की के माता पिता अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते थे। ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा जो देखा जाता है जनजातियों में अक्सर, ठीक है, कि लड़की के जो माता पिता होते हैं अन्न और भेंट पाकर राजी हो जाते हैं। ठीक, चलेगा, तो ये लिखना है ऐसी। ठीक है, देख लीजिएगा, भगेली विवाह आता है तो 30 शब्द या 60 शब्द में आएगा। तो चलिए अगला विवाह देखते हैं, चढ़ विवाह। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल विवाह जैसे होता है उसी प्रकार रहता है, तो इसको चढ़ विवाह बोलते हैं। तो इसको देखेंगे, लिखेंगे कैसे, चलिएगा। तो हम लोग देखते हैं चढ़ विवाह। इस तरह, यहाँ राह छूट गया है, देख लीजिए। इस तरह के विवाह में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है। ठीक है, दूल्हा जाएगा बारात लेकर ना दुल्हन के घर, एक और देखेंगे जिसमें दुल्हन जाएगी। ठीक है, तो चढ़ विवाह में क्या लिखना है, इस तरह के विवाह में दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और विधि विधान तथा परंपरागत तरीके से विवाह रस्म को पूर्ण करता है। ठीक है, इसके बाद दुल्हन को विदा कराकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, फिर दुल्हन को विदा करा लेगा और अपने साथ ले जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रायः सभी जनजातियों में यह विवाह प्रचलित है। याद रखेंगे, ये विवाह छत्तीसगढ़ सभी जनजातियों में होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, चढ़ विवाह क्या होता है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको आधा घंटा पहले मिल जाएगा। ठीक है, और अभी कुछ क्लास और होगी यूट्यूब में, उसके बाद ये सारी क्लासेस आपके पेड बैच में ही होगी। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं चाहे या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो करा ही लीजिएगा इसमें। ठीक है, व्यापम के सारे एग्जाम इससे भी कवर करेंगे हम लोग। चलेगा, आगे देखते हैं पठौनी विवाह। ठीक है, और जो बैच है उसमें आपको क्लासेस बस नहीं होती ना, पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिलता है सारी चीज़ें। तो अगला देखेंगे पठौनी विवाह। ठीक है, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, पठौनी विवाह होता था। तो क्या होता है उसको समझते हैं, चलिएगा कैसे लिखेंगे देखेंगे। इस विवाह में
लड़की बारात लेकर लड़के के घर आ जाती है। देखिए जस्ट उल्टा होता है जो चढ़ विवाह देखा उससे। इस विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर आ जाती है। लड़के के घर पे ही मंडप में विवाह संपन्न होता है। सारी चीज़ें लड़के के घर में होता है। जैसे सामान्य विवाह होता है उसका विपरीत है ये, ठीक है। तदुपरांत दूल्हा को विदा करके अपने घर ले जाती है, ठीक है। दूल्हे को विदा करके अपने घर ले जाती है। इस तरह का विवाह क्षत्रिय के अन्यंत्र अल्प रूप में, मतलब बहुत कम जगह ये ऐसा विवाह चलता है। गौड़ जनजाति में ये देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन किस में मिलता है? गौड़ जनजाति में। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं उड़ड़िया, ठीक है। उड़ड़िया विवाह क्या होता है? इस विवाह को पलायन विवाह कहना ज़्यादा उचित है, ठीक है। इस विवाह को पलायन विवाह कहना ज़्यादा उचित है। इसे उधरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, पलायन विवाह को उधरिया विवाह कहा जाता है। मतलब ये दोनों सेम है ना, पलायन विवाह करना या उधरिया। नाम से ही स्पष्ट है, पलायन मतलब पलायन करना, ठीक है। इस तरह का विवाह भी प्राय सभी जनजातियों में होता है, आज भी होता है, जब राज्यों के एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह का विवाह आज प्राय सभी जनजातियों में होता है। या प्रेम विवाह है, जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। माता पिता की अनिच्छा के बाद भी, माता पिता की अनिच्छा के बाद भी अपने सहेली और मित्रों के साथ किसी मेला, मड़ई या बाजार में मिलते हैं, ठीक है। जो दोनों लड़की लड़का रहते हैं वो, और वहीं से एक साथ होकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा पहुँचते हैं, जहाँ उनके आंगन में डाली गाड़कर अस्थायी विवाह करा दिया जाता है। बाद में पंचों व रिश्तेदारों के प्रयास से माँ बाप को राजी कराकर स्थायी विवाह कराया जाता है, ठीक है। तो ये सभी लोग जानते हैं, तो बस हम लोग सीख रहे हैं कि लिखना कैसे इसको, ठीक है। चलिएगा, तो इसको भी लिख लीजिएगा, नोट्स बना ही लीजिएगा, ठीक है। उधरिया, ठीक है। चलिए अगला विवाह प्रकार देखेंगे, हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग टेबल का फॉर्म में उठा लिए हैं, तो इसको देख लीजिए, ये आपके वनडे एग्जाम या व्यापक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन क्षत्रिय आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत इससे बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो जो पैठुल होता है उसको सामान्य विवाह बोलते हैं, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में मेन प्रचलित है, पैठुल को सामान्य विवाह बोलते हैं। सोपनी, ये नहीं सुनोगे ना, सोपनी को पारंपरिक विवाह बोलते हैं, तो परंपरा के अनुसार जो चलता है आ रहा है उसे सोपनी विवाह भी बोलते हैं। फिर अगला है परिंगन विवाह, ठीक है। परिंगन विवाह क्रय विवाह बोलते हैं, ठीक है। क्रय विवाह मतलब वधु को लाने के बदले वर पक्ष द्वारा पैसा दिया जाता है, वधु के माता पिता को खरीद के लाते हैं ऐसे करके, उस इसीलिए क्रय विवाह बोलते हैं। तो खैरवाड़ जनजाति में वधु मूल्य प्रचलित है, याद रखेंगे। कौन से जनजाति में प्रचलित है? तो खैरवाड़ जनजाति में वधु मूल्य प्रचलित है, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं, हल्दी पानी। हल्दी पानी ये क्या होता है? तो विधवा या विधुर पुनर्विवाह को हल्दी पानी बोलते हैं। जो विधवा हो जाते हैं, जिनके पति खत्म हो जाते हैं, अगर वो दोबारा शादी करते हैं तो उसको आपका हल्दी पानी बोलते हैं। विधवा या विधुर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। जिनकी पत्नी खत्म हो जाती है तो वो भी जब उसका शादी होकर तो हल्दी पानी कहलाएगा। आगे देते हैं अरउतो, ये भी एक विधवा विवाह का ही प्रकार है, तो याद रखेंगे। अरउतो कौन से विवाह करके दे सकता है? तो विधवा विवाह ही है, ठीक है। आगे देखते हैं लमसेना, पढ़ ही चुके हैं लमसेना वाले डिटेल में, सेवा विवाह बोलते हैं। पाइसोटूर अपहरण विवाह, याद रखिएगा ना, लड़का किसी लड़की को उठा ले जाता है, जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है पाइसोटूर अपहरण करके, तो पाइसोटूर को अपहरण विवाह बोलते हैं। वर द्वारा वधु का अपहरण करके शादी किया जाता है, ठीक है। फिर आता है पोटा। पोटा क्या होता है? ये इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह, स्त्री का किसी के साथ विवाह हो जा रहा था, उसके बाद भी किसी के साथ प्रेम संबंध बना के उसके साथ वो भाग जाती है या उससे विवाह कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोटा विवाह, ठीक है। तो विवाहित स्त्री का दूसरे से विवाह करना पोटा विवाह कहलाता है, याद रखेंगे। फिर अगला है ढुकू विवाह। तो हट विवाह को ही ढुकू विवाह बोलते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं कि वह जो वधु होती है, वो लड़की, वो किसी के घर में, किसी लड़के के घर में जाके जबरदस्ती बैठ जाती है। उसके माता पिता जब तक नहीं मानते लड़के के, तब तक वो वहाँ ही रहती है, उसके बाद शादी करके ही मानती है। तो ढुकू विवाह क्या होता है? हट विवाह भी बोलते हैं उसको। कोरवा जनजाति में प्रचलित होती है, ठीक है। वधु द्वारा वर के घर जबरन प्रवेश किया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं पैठू विवाह। तो पैठू विवाह क्या होता है? हट विवाह को ही पैठू विवाह बोलते हैं। तो देखो कितना नाम हो गया, ढुकू पैठू, दोनों आगे ऊपर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैगा जनजाति में पैठू बोलते हैं, कोरवा जनजाति में आपको क्या बोलते हैं? ढुकू बोलते हैं, ये मेन ध्यान रखिएगा। कोरवा जनजाति में ढुकू और पैठू बैगा जनजाति में
जो हट विवाह होते हैं उसको। गुरावट को देख लिया डिटेल में, विनिमय विवाह होता है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। फिर एक और टेबल ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल है दिया था, तो इसको भी एक बुक में मिला, अच्छा था तो उठा लिए हैं, तो वनडे एग्जाम में इसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिलता भी है। चलेगा देखेंगे। जो मेंस वाले नोट्स बनाइएगा ही ना आप लोग, और एक बार लाइक कर दीजिए ना, जितने लोग देख रहे हैं, देखिए जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक नहीं हुआ है। ठीक है, चलेगा। तो पहला देखते हैं, ममेरे फुफेरे विवाह। तो ममेरे फुफेरे के बीच दो विवाह होता है उसको दूध लौटावा बोलते हैं। ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह होता है। ठीक है, गौर जनजातियों में प्रचलित होता है ये। फिर अगला है क्रय विवाह। तो क्षेत्रीय नाम क्या है इसका, परिंधन है। ठीक है, परिंधन, पारिंधन। ठीक है, पारिंधन। ठीक है, पारिंधन उच्चारण देख लीजिएगा, पारिंधन। ठीक है, वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा क्रय विवाह कहलाता है या पारिंधन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए विधवा विवाह। विधवा विवाह को अरुतो भी बोलते हैं। देखें, पति की मृत्यु के बाद देवर बिना वधु मूल्य दिए भाभी से विवाह कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखे थे, अरुतो क्या होता है। ठीक है ना, डिटेल भी देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लीजिए। पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने देवर से शादी कर लेती है, या उसका देवर अपने भाभी से शादी कर लेता है, एक ही बात है, उसी को बोलते हैं अरुतो विवाह। ठीक है, फिर अगला है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह को स्थानीय क्षेत्रीय नाम में देखें तो दो नाम से जानते हैं, एक लमसेना जाना बैगांव में, और लमानाई। ठीक है, लमानाई गोंडो में। ठीक है, तो दोनों नाम भी याद रखेंगे आप लोग, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जब कोई लड़का वधु मूल्य देने में सक्षम नहीं हो पाता तब अपने होने वाले ससुराल में जाकर सेवा करता है। तो देखिए वधु मूल्य लेना, ठीक है, जब कोई लड़का वधु मूल्य देकर नहीं खरीद पाता, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने ससुराल चले जाता है और अपने सास ससुर का सेवा करता है। जब उनके सास ससुर को लगता है, उनको खुश करता है, तब जाकर फिर उनका शादी करवा देता है। ये हो गया सेवा विवाह। आगे देखते हैं अपहरण विवाह देखेंगे, जिसको पायसोतुर बोलते हैं, क्षेत्रीय नाम। युवक युवती अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करती है, इसे गोंड जनजाति में अपहरण विवाह भी बोलते हैं ना। ठीक है, पायसोतुर अपहरण विवाह। तो मेन ये रहता है कि जो लड़का क्या था, किस लड़की को उसके घर से उठा कर ले जाता है और उससे शादी करता है, तो वो कहलाता है अपहरण विवाह। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं, हमारा अगला हठ विवाह। तो हठ विवाह क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, कई बार देख लिए हैं इसको। ढुकू विवाह भी बोलते हैं, पैठुल विवाह। कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह बोलते हैं, बैगा जनजाति में पैठुल विवाह बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे इसको। चलिएगा आगे देखते हैं इसको। लड़की अपने प्रेमी के घर में जाकर बैठ जाती है और वहाँ तब तक नहीं हटती जब तक लड़की को उसके होने वाले सास ससुर स्वीकार नहीं करते। ठीक है, कई बार बात कर लिए, हठ विवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगर देखते हैं विनिमय विवाह, तो इसको गुरावण विवाह भी बोलते हैं। वधु मूल्य से बचने के लिए दो परिवारों में भाई बहनों में आपस में अदला बदली या विनिमय विवाह, परिवार की सहमति से विवाह करते हैं तो उसको विनिमय विवाह बोलते हैं। ठीक है, दो परिवारों के मध्य होता है। ठीक है, एक का लड़का दूसरे के लड़के से शादी करती है। ठीक है, इसको देख चुके हैं डिटेल में, लिखने के लिए भी आंसर आपके पास तैयार है। चलिए आगे देखते हैं। फिर गंधर्व विवाह, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 90% लोग गलत कर देते हैं गंधर्व विवाह को। ठीक है, इसको पोटा विवाह भी बोलते हैं, क्षेत्रीय नाम। तो इसमें क्या होता है, देखिए विवाहित स्त्री, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, विवाहित स्त्री बात खाली स्त्री नहीं बोलते, विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियाँ जिनका शादी हो जा रहता है, वो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गंधर्व विवाह बोलते हैं, याद लिखेंगे, या पोटा विवाह। ठीक, विवाहित स्त्री, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलेगा लास्ट है हमारा सपलायन विवाह। तो प्रेमी जोड़ा सपलायन कर जाते हैं, जिन्हें बाद में माता पिता द्वारा वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल वाला होता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं, ये आपका सपलायन विवाह में आ जाता है। तो इस प्रकार विवाह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हम लोगों ने देख लिए, ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको देंगे। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में जब चलेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग उसको लिखिएगा, अभी नोट्स बना ही लीजिएगा, ताकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको क्वेश्चन देंगे तो आसानी होगा। ठीक है, तो जो नए होंगे वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। आपको मेंस का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, व्यापक टेस्ट सीरीज मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रहा है, और मॉडर्न आंसर के साथ आपको मेंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको 160 रुपये है। आपको नंबर नहीं होगा तो देख लीजिएगा, 75 83 86 44 61, इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा या कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं।
हमारा अगला टॉपिक सिलेबस रखे होंगे तो देख लीजिएगा। एक टॉपिक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया विवाह के बारे में, जितने भी क्वेश्चन बनने हैं उससे कवर हो जाएंगे। अगला टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परिवार। ठीक है, परिवार को समझना। ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे अभी, तो आराम से पूरा अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार होता क्या है। ठीक है, चलिए तो वो समझेंगे परिवार होता क्या है। तो देखिए जनरल शब्दों में बोल देखें तो परिवार बनता कैसे है, आप लोग बताइए। तो परिवार कैसे बनता है, कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? चलिए कमेंट कीजिए, तो परिवार कैसे बनता है, परिवार का आधार क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग ने विवाह पढ़े हैं ना, तो परिवार बनने का आधार ही होता है विवाह। जब एक स्त्री किसी पुरुष से शादी होता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर आगे उनके बच्चे, एक आधार का है। कहाँ से आधार होता है परिवार बनने का? तो विवाह ही है, याद रखेंगे। ठीक है, कानूनी उसका आधार भी है विवाह, है ना। आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उसी से परिवार बनता है। तो परिवार का कानूनी आधार करके पूछता है तो क्या होगा, परिवार हो गया। परिवार को परिभाषित करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में लिखने में। ठीक है, चलिए तो फिर नोट्स फॉर्म में समझते हैं। परिवार हेडिंग डालेंगे, परिवार उसका लिखेंगे। जनजातियों में संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों परिवार की परंपरा है। ठीक है, एकल परिवार भी रहता है और संयुक्त परिवार, दोनों की आपकी क्या परंपरा चली आ रही है जनजातियों में। छत्तीसगढ़ का जनजाति समाज पित्त सत्तात्मक होता है। तो ये याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ जनजाति समाज मुख्यतः पित्त सत्तात्मक ही होता है। ठीक है, जिनमें गढ़ चिन्ह टोटम, ठीक है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसका अगला टॉपिक ही हमारा इसके बारे में पढ़ना है, गोत्र के बारे में। तो जिसमें गढ़ चिन्ह टोटम का विशेष महत्व होता है, एक परिवार का अलग अलग होता है। ठीक है, टोटम या गढ़ चिन्ह। समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रख के लिखेंगे आंसर में। ठीक है, समाज की प्राथमिक इकाई क्या, परिवार है, जिसके द्वारा सामाजिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। परिवार का परंपरागत कानूनी आधार विवाह है। जो मैं बोला आपको यहीं लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवार का परंपरागत कानूनी आधार विवाह है। ठीक है, अर्थात विवाह के द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है। अर्थात विवाह के द्वारा एक परिवार का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे, विवाह के द्वारा ही निर्माण होता है परिवार का। तो इसको परिभाषा के रूप में आप लोग 30 शब्दों में तैयार कर लीजिएगा। परिवार से आप क्या समझते हैं, या जनजाति परिवार को परिभाषित कीजिए करके दे सकता है, तो इसको लिख कर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको परिभाषा, आपको बोला था कि एक दो नाम के साथ परिभाषा याद करके रखिएगा, इससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो देखते हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या होता है। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार देखेंगे, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो संतान के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो क्या बोला, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो संतान के जन्म लालन पालन की व्यवस्था करता है, वह परिवार कहलाता है। ठीक है, तो शब्दों का एजिटेट लिखना पड़ता है, जैसा इन लोग मैकाइवर और पेज बोले हैं इसको। ठीक है, तो इसको एजिटिस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं फिर इनका परिभाषा के बाद। अगला परिभाषा है आग वर्ण एवं निम्न काफ के अनुसार। ठीक है, तो आग वर्ण एवं निम्न काफ के अनुसार देखेंगे, बच्चों या बिना बच्चों वाले, बच्चों वाले या बच्चे हो जिनके, या बिना बच्चे वाले, एक पत्नी या किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही अपने बच्चों सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। ठीक है, तो परिवार की परिभाषा दी है आगबन और निमकाफ ने, तो इसको भी ध्यान दे के रखिएगा। ठीक है, बच्चों या बिना बच्चों वाले, एक पत्नी या किसी एक पुरुष या स्त्री के एक अकेले ही अपने बच्चों सहित थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको आप लोगों को लिखना रहेगा। परिभाषा उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ठीक है, चलिए दो परिभाषा देख लिए, एक तीसरा परिभाषा देख लेते हैं लूसी मेयर के अनुसार। ठीक है, तो लूसी मेयर के अनुसार देखते हैं परिभाषा इन्होंने क्या बोला है। परिवार एक गृहस्थ समूह है, बोला है परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। तो लूसी मेयर ने अपने अनुसार परिवार को परिभाषित किया है,
आप लोग भी अपने अनुसार परिवार को परिभाषित करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में कि परिवार किसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। चलेगा, अब प्रकार देख लेते हैं, परिवार देख लिए, प्रकार देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। टाइम तो हो गया है क्लास ख़त्म करने का, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं परिवार को, ठीक है। जनजातीय परिवारों के प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पे, फोकस रहेगा संख्या के आधार पे कितने परिवार होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला देखेंगे केंद्रीय परिवार। तो केंद्रीय परिवार किसको बोलते हैं, आएगा आपको जनजातीय परिवारों को के प्रकारों को परिभाषित कीजिए तो इसी प्रकार में लिखिएगा ना, अलग अलग, ठीक है, सदस्यों की संख्या के आधार पे केंद्रीय परिवार, ठीक है। तो देखते हैं केंद्रीय परिवार क्या होता है। इस परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं, इसको केंद्रीय परिवार बोलते हैं। छोटा परिवार होता है, पति पत्नी रहेंगे, उसके बच्चे, बस इतना ही रहेगा, उसको केंद्रीय परिवार बोलेंगे, ठीक है। केंद्र की ओर, ठीक है, ज़्यादा विस्तृत नहीं, फैला हुआ नहीं, सिकुड़ा हुआ, केंद्र की ओर छोटा परिवार। तो इस परिवार में पति पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। अगला प्रकार देखेंगे संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, इस परिवार में दंपत्ति के सभी पुत्र और पुत्रियों के परिवार शामिल होते हैं, मतलब पति पत्नी तो रहेंगे ही, उनके जो बेटे या बेटी रहेंगे उनका जो भी परिवार रहेगा वो सारे एक साथ मिलजुल कर रहेगा, ठीक है। संयुक्त परिवार होता है वो, ठीक है, सभी लोग जानते हो, लिखने का टेक्निक सीखते जाइए। अगला देखें विस्तृत परिवार। 90% लोग फिर से यहाँ गलती करते हैं ना, क्या समझते हैं विस्तृत मतलब बहुत बड़ा परिवार, बहुत लोग रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, लंबा चौड़ा परिवार होगा, उसको विस्तृत कहेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। 99% लोग इसको गलत कर देते हैं। विस्तृत मतलब फैला हुआ, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो पूरे चारों तरफ छिटविट रूप में, छोटे छोटे रूप में फैले हुए हैं, वही वाला ये विस्तृत है, ठीक है। देखिएगा इसको, ठीक है। इसमें दंपत्ति के सभी पुत्र एक परिवार में नहीं रहते, परंतु अपने कार्यों के कारण अलग अलग स्थानों में रहते हैं। जैसे अभी आप लोग हो, जिन लोग बाहर रह रहे हैं हॉस्टल में, आप भी अपने परिवार से अलग रह के रह रहे हो, लेकिन परिवार का हिस्सा ही तो हो ना, भले ही अलग रहते हो। ऐसी जो अलग अलग इधर काम करें, जो आपके चक्कर बाहर रहते हैं, लेकिन जब कुछ काम होता है तब घर वापस आ जाते हैं, ऐसी लोगों को क्या बोलते हैं, विस्तृत परिवार, ठीक है। अविभाजित होने के कारण उन्हें विस्तृत परिवार में शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये विस्तृत परिवार की परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखेंगे, इसको गलती करते हैं। अगला प्रकार देखेंगे संख्या के आधार पर देख रहे थे, अब देखते हैं हम लोग विवाह के स्वरूप के आधार पे, कितने स्वरूप से आपका विवाह होता है इसको देखेंगे, ठीक है, चलेगा। तो पहला देखेंगे रक्त संबंध विवाह। विवाह के स्वरूप के आधार पे देख रहे हैं हम लोग, तो पहला हमारा रक्त संबंध विवाह, ठीक है। तो क्या होता है रक्त संबंध मतलब वही फिर से जिनका गोत्र एक ही हो या रिश्ते में हो, ठीक है। तो मेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य जो विवाह होता है इसके अंतर्गत रखा गया है रक्त संबंध विवाह, तो इतना लिखेंगे। अगला देखेंगे इसके अंतर्गत एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार क्या होता है, हम लोग परिवार के प्रकार देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, विवाह के नहीं, एक परिवाही मतलब एक विवाही परिवार। तो ये क्या होता है, विवाह के फलस्वरूप जो परिवार बनता है, एक विवाह के ना, मतलब एक कोई लड़का है या लड़के, इसका लड़का मान लो, एक कोई लड़का है, इसे एक लड़की के साथ विवाह हुआ, तो ये फिर आ जाएगी इसके यहाँ, फिर इनके बच्चे होंगे, इससे जो परिवार बनेगा वो एक विवाह के फलस्वरूप जो परिवार बनता है वह एक विवाही परिवार कहलाता है, ठीक है। अब एक लड़का है, वे एक शादी करके परिवार बनाया तो एक बना, लेकिन अगर वो 2-3 शादी कर रहा है तो इससे जो परिवार बनेगा वो बहुविवाही परिवार कहलाएगा। तो देखते हैं परिभाषा में कैसे इसको लिखेंगे। बहुपत्नी विवाह, इसमें देखिए कई प्रकार के होते हैं ना, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, ठीक है, मतलब एक लड़का है वो कई लड़कियों से शादी किया तो बहुपत्नी हो गया, पत्नी ज़्यादा हो गई। या बहुपति विवाह, मतलब एक लड़का है वो कई, मतलब एक लड़की है वो कई लड़कों से शादी की, तो ये बहुपति, पति की संख्या ज़्यादा हो गया। तो बहुपति विवाह के द्वारा निर्मित होने वाला परिवार बहुविवाही परिवार कहलाता है, इसको याद रखेंगे, बहुविवाही परिवार कहलाता है, ठीक है, चलिएगा। अगला देखते हैं वंश के आधार पे बांटेंगे अब, ठीक है, अंतिम प्रकार है हमारा वंश के आधार पे इसको बांटेंगे। तो पहला प्रकार है वंश के आधार पे मातृवंशी परिवार, हेडिंग डालेंगे मातृवंशी परिवार। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं, जिस परिवार का वंश माता के वंश से सुनिश्चित हो, अर्थात बच्चों का वंश नाम माता के वंश से आए,
मतलब कई जगह रहता है ना, कई लोग से शादी होता है तो जो सरनेम भी लगता है वो माता लोग का लगाने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब पूरा हस्बैंड अपने पत्नी पे डिपेंड हो जाता है, ये अब घर का पालन पोषण करती है तो इसके बच्चे जो भी होते हैं वो अपना नाम देना चालू करती थी, इस वंश में आ जाती है। तो वही क्या कहलाता है, मातृवंशी परिवार। कैसे लिखेंगे, जिस परिवार का वंश माता के वंश से सुनिश्चित हो, अर्थात बच्चों का वंश नाम माता के वंश पर आधारित हो, ऐसे परिवार को मातृवंशी परिवार कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अगला है हमारा पितृवंशी परिवार। ठीक है, पितृवंशी परिवार किसको बोलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 शब्द में पूछ सकता है, मातृवंशी परिवार पितृवंशी परिवार को परिभाषित कीजिए या समझाइए। तो दोनों को लिखना पड़ेगा आपको 30 या 60 में। तो देखते हैं कैसे लिखोगे। जिस परिवार का वंश पिता के वंश से सुनिश्चित हो, अर्थात बच्चों का वंश नाम पिता के वंश पर आधारित हो, ऐसे परिवार को पितृवंशी परिवार कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जिस परिवार का वंश पिता के वंश से सुनिश्चित हो, अर्थात बच्चों का वंश नाम पिता के वंश पर आधारित हो, ऐसे परिवार को पितृवंशी परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पितृवंशी परिवार। चलेगा, आगे देखते हैं। चलिए, इतने कंटेंट बना पाए थे तो ये हमारा दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग सिलेबस रखे होंगे तो देखिए, विवाह सामाजिक संगठन का लिए आपको जो होमवर्क दिया हूँ अभी लिखिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा था विवाह, तीसरा था हमारा परिवार। अब इसके आगे के टॉपिक अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, जल्दी आपको क्लास मिल जाएगा अपने टाइम टेबल के अनुसार। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा जो उन लोगों को मेंस देना है, आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी। ठीक है, नोट्स बनाएंगे आप लोग, एक बार लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी सुन लो समझ लो, आप जब तक लिखोगे नहीं पेन में, लिखना सुनना समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे कॉपी में तब तक मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। ठीक है, कितना भी पढ़ लोगे बोल लोगे लेकिन लिख नहीं पाओगे, तो लिखना जरूरी है। प्रीलिम्स वाले अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप अपने बुक से भी पढ़िए, लेकिन साथ साथ इसको कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और जाते जाते एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए एक बार चेक कर लीजिएगा, जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो नए होंगे यूट्यूब में देख रहे होंगे वो बैच में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 160 रुपये केवल फीस है। ठीक है, 1 महीने का। इसमें आपको मेंस का पूरा आपका टेस्ट सीरीज मिल रहा है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, व्यापम का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रहा है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कराना है या डेमो देख लीजिएगा टेस्ट का, 75 83 86 44 61। इसमें आप व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सभी लोग। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में नोट्स के साथ मिलते हैं जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।